टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉर्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो किताबों में पढ़ के समझ में नहीं आएंगी, और बहुत सारी चीजें आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किताबों में नहीं दी हुई। ठीक है, मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। एक एक चीज के आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, पहले तो क्वेश्चंस करते हैं। कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उस पर कुछ आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम क्लियर हो जाए, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे, राइट। तो देखो, आपको बोल रहा है 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 20 kg लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है। इट्स फीट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस वॉल। ठीक है, इट फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर लॉन्ग फ्रॉम द वॉल एज शोन। ठीक है, ये यहां से यहां तक 1 मीटर है, और रॉड की लेंथ जो है वो 3 मीटर है, राइट। 1.5 मीटर की हाइट पे नीचे की तरफ mg का वेट लगेगा। अब इसको ले लेते हैं पोजीशन नंबर 1, और इसको बोलते हैं पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 1 में फ्रिक्शन है या नहीं है ये बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोजीशन नंबर 2 में तो फ्रिक्शन को होना ही पड़ेगा, राइट। पोजीशन नंबर 2 में मेरा फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप देखो, यहां पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। लेट अस से दिस इज नोन एज N1। और 2 पे जो फोर्स लगेगा वो भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, N2। ठीक है, अब ये रॉड पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F। ठीक है, अब हमें N1 और N2 की वैल्यू निकालनी, राइट। वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो ये एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो N1 इज इक्वल टू एफ, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है एक्स डायरेक्शन में, राइट। और कोई भी फोर्स मेरा एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो N1 जो है ये फोर्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है, और F इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो N1 और F की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, समेशन एफ आई भी आपका 0 होना चाहिए। तो समेशन एफ वाई को 0 कर लो। एफ वाई में डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं देखो, N2 मस्ट बी इक्वल टू mg, और कोई फाई डायरेक्शन में फोर्स हमें दिख नहीं रहा है, राइट। तो देखो N2 की वैल्यू तो मुझे मिल गई। N2 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 20 kg का है। ठीक है, तो 20 × 10, यानी N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 न्यूटन हो गई। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क हम लोग ले सकते हैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। बोलो किस पॉइंट के अबाउट ले लें टॉर्क, ऐसे केसेस में हम लोग उस पॉइंट को चूज करते हैं टॉर्क के लिए जिसके अबाउट टॉर्क लेने से मेरे मैक्सिमम फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाए, ताकि मेरे को कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेता हूं, पॉइंट नंबर 2 के अबाउट। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के अबाउट टॉर्क ले लो आप। जब 2 के अबाउट आप टॉर्क लोगे तो आप टॉर्क जनरेट कौन, 2 पे आपने ये डायग्राम बना, कितने लोगों ने डायग्राम बनाया अपनी नोट बुक में, ठीक है। अरे वाह, बहुत से लोगों ने बनाया डायग्राम। अब जहां आपने पॉइंट नंबर 2 रखा है वहां पे अपने पेन को रखो। ठीक है,
अब आपको समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस वगैरह आप खुद से निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे अपने पेन को रखो, है ना, ये हो गया आपका जो पेन आया यहाँ पे, जो आपने सीधे परपेंडिकुलरली रखा है, ठीक है, अपवर्ड टू द योर पेज, आपके नोटबुक के पेज के एकदम परपेंडिकुलर आपने पेन रखा। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पेन अभी आपको दिख रहा है वो है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपका देखो टॉर्क कौन कौन सा फोर्स जनरेट करेगा, अब ये mg करेगा। अब ये mg इसको कौन से डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। mg वाला जो फोर्स है उसको कौन से डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। है ना, इस पॉइंट के अबाउट mg का फोर्स इधर लेके जाएगा ना, मतलब अगर आप देख रहे हो तो ये आपका फोर्स है, ये mg लगेगा, तो किधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा ऐसे, है ना। तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है। जब आप पेन को रखते हो तो पेन को रखते रखते अज्यूम करके देखो, ठीक है, mg फोर्स मेरा ये है ना बेटा, और ये मेरा पॉइंट है। तो जब आप पेन को रख रहे हो तो पेन को रख रहे हो तो थोड़ा सा आंख बंद करके सोचो ना कि अगर खाली mg फोर्स लग रहा है और बाकी सारे दीवार को तोड़ दो, सोचो कुछ नहीं है आजू बाजू में, खाली mg फोर्स है, तो किधर घुमाने की कोशिश करेगा। ये इमेजिनेशन आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, क्लॉकवाइज थोड़ी होगा। आ रही बात समझ में, हो पा रहा है क्या इमेजिन। कितने लोगों को इमेजिन हो पा रहा है। इमेजिन तो थोड़ा करना पड़ेगा टॉर्क को आपको, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितने लोगों को समझ में आई कि हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। ठीक है, तो किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हो। तो सपोज करो मैं एंटी क्लॉकवाइज कोई पॉजिटिव ले लेता हूं, तो mg। अब देखो डिस्टेंस कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ एक्शन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना। ये हमने बना दिया, ये थीटा है, और ये डिस्टेंस 1.5 मीटर हो गया। ये mg फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, mg फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है। ये एंगल हमने थीटा ले लिया थोड़ी देर के लिए। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब दूसरा टॉर्क कौन जनरेट करेगा, ये N1 जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये N1 कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा, अबाउट पॉइंट 2। पॉइंट 2 को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, तो N1 कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा मेरे रॉड को। जल्दी बताओ। N1 जो मेरा फोर्स आ रहा है ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है, ये इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा ऐसा। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये मेरा पॉइंट है, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस जो आ रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा, तो -N1 × 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको N1 की वैल्यू मिल जाएगी, N1 विल बी इक्वल टू mg इंटू 1.5 cos थीटा divided by 3 sin थीटा। तो N1 will be mg by 2 into cos थीटा by sin थीटा, ठीक है।
अब ये थीटा एंगल है, लेंथ तुमको पता है, ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है ना। ये कितना हो जाएगा, √8 आई थिंक, राइट। तो अब आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हो, n1 इज इक्वल टू mg/2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कॉट थीटा रख दो सीधे, कॉस बाई साइन कॉट थीटा रख दो, तो ये 1/√8 हो जाएगा सीधे आपका, राइट। अब n1 की वैल्यू आप निकाल लो, मास आपको दिया हुआ है 20 का, g की वैल्यू 10, ठीक है, और ये आपका हो गया 4√2, राइट। तो ये आएगा 25√2 न्यूटन करीब n1 की वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या, फटाफट से बताओ अब कैलकुलेशन कैसे करा हमने, कैसे टॉर्क लिया, कैलकुलेशन तो चलो आप कर लोगे, टॉर्क हमने कैसे लिया, ये समझ में आया आप सबको। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हैंड रेस करो जरा। टॉर्क लेना सीखना है भाई आपको, टॉर्क निकालने आपको आना चाहिए, है ना। कैसे कैसे हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कुछ बहुत हाई फाई डिस्कस कर रहे हैं, बट कल से लेकर के आज तक में हमने जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं सारे एनसीईआरटी के हैं। अगर आपने एनसीईआरटी खोली होगी तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए गए, राइट। कल भी हमने जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ये। क्लियर हो रहा है, टॉर्क निकालना समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचोगे कि हम ऐसे देख देख के सीख जाएंगे, मैथ्स नहीं है। आप सबसे पहले तो पेन रख के एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करो, और जिस फोर्स का आपको टॉर्क निकालना है उस फोर्स को छोड़ के बाकी सारी चीजों को गायब कर दो वहां से अपने दिमाग के अंदर, और फिर सोचो कि ये फोर्स अगर खाली अकेला फोर्स लग रहा होगा तो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, वो पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, उस पॉइंट को आपने पे हिंज कर दिया, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये फोर्स किस तरीके से मेरे मास को घुमाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं अगेन, राइट। क्या बोल रहा है, आपको रॉड की लेंथ दे रहा है एल, मतलब टोटल लेंथ आपका एल दे रहा है, और बाइफर्केशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। मास एम है आपका। अब आपको बोल रहा है स्ट्रिंग में टेंशन निकालो, यहां टेंशन T1 है, यहां टेंशन T2 है, ठीक है। कैसे निकालें टेंशन, कौन बताएगा। चलो अब आप लोग बताओ कैसे टेंशन निकाला जाए। आप लोग बताओ मुझे अब मुझे नहीं बताना आपको, अब आपने मुझे बताना है। बताओ, बोलो त्यागी साहब कैसे लगा निकालेंगे टेंशन इसमें। क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है।
बताओ कैसे निकालें इसमें टेंशन? क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है? बोलो जी, रॉड इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? अरे रॉड कहीं मोशन करता दिख रहा है क्या आपको? है घूमता फिरता दिख रहा हो, कुछ दिख रहा है क्या? तो रॉड तो इक्विलिब्रियम में ही है ना। तो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? तो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे आपके? एक तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, mg, राइट। और T1 T2 लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब बताओ कैसे सॉल्व करें? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसका बात करना ही बेकार है। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई पे क्या हो गया आपका? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। ठीक है, राइट। अब आपका आता है टॉर्क लेना। आप टॉर्क लेने के लिए कैसे लेंगे हम लोग टॉर्क, जरा बताओ। किसी भी एक टेंशन के पॉइंट पे टॉर्क ले लो, या तो ए के अबाउट टॉर्क ले लो या बी के अबाउट ले लो। ठीक है, तो सपोज हम ए के अबाउट टॉर्क लेते हैं, इसको हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया। ठीक है, अब देखो पूरे रॉड की लेंथ एल है, तो इस ए पॉइंट से जो कि रॉड के एक कोने में है, ये डिस्टेंस आपकी L/2 होगी, राइट। अब रॉड ए के अबाउट अगर हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं, तो ये mg वाला फोर्स इस रॉड को कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? बाकी लोग भी आंसर करो, कुछ एक दो लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या मतलब रामचरितमानस की कथा हो रही, माता की चौकी हो रही, क्या सुनने आए हो यार? ऑनलाइन में बाकी क्लासेस लो तो चैट से पूरी चीजें भर जाती है, तुम लोग उसमें भी सोते रहते हो, उसमें भी आलस कर रहे हो। या तो समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। क्लॉकवाइज घुमाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, फिर हमें क्लियर कट बोलना पड़ेगा कि भाई हमें नहीं पता वो कैसा कर रहा है। ना आप टेस्ट में अपियर होते हो, ना आप लोग क्लास में बोलते हो, कैसे समझ में आएगा? mg को क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? mg × L/2। अब T2 कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, जब मुझे ही सॉल्व करना है तो मैं फटाफट करूं फिर। तो T2 × 3L/4, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो mg × L/2 इज इक्वल टू T2 × 3L/4। तो ये L से L कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो T2 की वैल्यू हो गई 2mg/3, राइट। और T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg - 2mg/3, मतलब T1 आपका हो जाएगा mg/3। ठीक है, हमें यहाँ पे मास दिया नहीं है, तो हमें इसी तरीके से एम्पेरिकल टर्म में हमको इसका आंसर निकालना है। तो T2 आपका होगा 2mg/3, T1 आपका होगा mg/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन।
सबको समझ में आ रहा है क्या? नोट कर लो। आप लोग चालू करके घर पे ऐसे बैठे रहोगे ना, हैंड रेस करोगे ना नोट करोगे, हर चीज के लिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों टाइप से बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें कंडीशन ये हो जाती है कि हमारा पढ़ाने का मन खत्म हो जाता है, फिर हम भी ना फटाफट चले के सिलेबस कंप्लीट कराएं, ठीक है? चलो आगे चलें। टॉप लिंक सीख के क्या करोगे, छोड़ो। देखो, टॉर्क इज इक्वल टू, हमने लास्ट क्लास में देखा था, आई इंटू अल्फा, राइट? चलो देखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो जब हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स क्या है आपका? कांस्टेंट होता है ना? फोर्स इज कांस्टेंट। कभी भी हम जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स आपका कांस्टेंट है। मैंने किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो 10 न्यूटन की वैल्यू 10 न्यूटन ही रहेगी। रोटेशन की बात कब आती है? रोटेशन की बात, रोटेशन का मतलब ये नहीं कि कोई चीज गोल गोल घूम रही है। पहले तो ये समझने की कोशिश करो, रोटेशन का मतलब हमेशा ये नहीं है कि कोई चीज गोल गोल घूम रही है। रोटेशन का मतलब ये है कि देयर इज अ रोटेशन with respect to a particular axis. It may be or it may not be along with the linear motion. ठीक है, लीनियर मोशन इसका पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो जैसे हम लोग चलते चलते, जैसे हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे चल रहे हैं, अचानक पांव के नीचे पत्थर आया, हमारी ऊपर की बॉडी थोड़ी आगे चले गई, हम थोड़ा झटका खा गए, लड़खड़ा गए, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोटेशन। वहां पे भी रोटेशन का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट वो कंप्लीट रोटेशन नहीं, ठीक है? तो देखो, यहां पे ये समझना जरूरी है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, किसी रिजिड बॉडी में जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स क्या हुआ आपका? कांस्टेंट टर्म है। हम पूरी रिजिड बॉडी पे एक साथ फोर्स लगा रहे हैं, राइट? हम पूरी रिजिड बॉडी पे हम एक साथ फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। रोटेशन के केस में क्या है कि अगर मैं अपना डिस्टेंस चेंज कर दूं, राइट, अगर मैं अपना डिस्टेंस चेंज कर दूं, तो मेरा रोटेशन की वैल्यू कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगी, ठीक है? रोटेशन की वैल्यू कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगी, ठीक है? तो आप एक चीज समझो कि अगर आपका, मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं, टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग आई इंटू अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है? अगर हम लोग टॉर्क को बोल रहे हैं, तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो यार, इसका न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहां पे एक चीज देखो, मेरा M और F ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है? तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि इन न्यूटन सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन, फोर्स एंड मास बोथ आर एब्सोल्यूट। दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। लेकिन जब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर रहे हो तो टॉर्क भी फिक्स नहीं है और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने यही तो देखा था कि एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज है। एक्सिस अगर मैं चेंज करूंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट?
तो यहां पे क्या हो गया, आपका टॉर्क भी जो है ना, वो आपका वेरिएबल है। तो टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है आपका? टॉर्क आपका डिपेंड कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। तो टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां पे ध्यान से एक चीज, कि अगर हमने बोला कि मेरा, अगर मान लो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अभी तो हम लोग देख रहे थे, इसके पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम किसकी बात कर रहे थे? इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे थे। अब यहां पे आप देखोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर नहीं है, अगर नेट टॉर्क आपका जीरो नहीं है, तो आपका अल्फा भी जीरो नहीं है, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन होगा ही होगा। ये हम लोग कल बात कर रहे थे। तो कभी भी जब टॉर्क इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, जब भी हम लोग टॉर्क इक्वेशन ले रहे हैं, राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क इक्वेशन। तो इन केस ऑफ टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इज अप्लाइड अबाउट या तो सेंटर ऑफ मास या एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दो के अबाउट ही आप टॉर्क अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट्स नोट करते जाना, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन आपका सबसे प्रोमिनेंट रोटेशन होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन जो होगा वो सबसे प्रोमिनेंट रोटेशन होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन मतलब, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आप बॉलिंग करते हो, ठीक है। तो जब हम लोग बॉलिंग करते हैं तो बॉल की जो सिम डिजाइन होती है, अगर लेदर बॉल से आपने खेला होगा, तो बॉल की जो सिम डिजाइन होती है वो उसके सेंटर ऑफ मास के सिमेट्रिकल डिजाइन रहती है चारों तरफ। हम लोग उसी सिम को पकड़ के बॉलिंग करते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हमारा रोटेशन होगा। जैसे कि अगर हम लोग हम पैदल चल रहे हैं, रास्ते में अचानक से पांव के नीचे पत्थर आ गए, हम लड़खड़ाए, तो जब भी हम लड़खड़ाएंगे, हमारी बॉडी का रोटेशन कैसा होगा? हमेशा हमारी नाभि के अबाउट होगा, राइट। हमेशा हमारी नाभि के अबाउट होगा। हमारी ऊपर की बॉडी जो है वो नाभि के अबाउट आगे जाने की कोशिश करेगी, और पीछे की बॉडी तो पीछे छूट चुकी है। ऊपर की बॉडी पे टॉर्क लगना चालू हो जाएगा। अरे बात समझ में, ऊपर की बॉडी पे आपका टॉर्क लगना चालू हो गया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां आ गया आपका? पांव के पास आ गया, जिस पत्थर से आप टकराए, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं यहां पे, देखो इसका एप्लीकेशन क्या है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि मान लो एक पुली है, ठीक है। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में। ये m1 है, ये m2 है। तो हम क्या क्या निकालते थे यहां पे? सपोज करो मैं बोला कि यार m2 की वैल्यू ग्रेटर देन m1 है, ठीक है। तो ये पुली का रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा? अगर m2 की वैल्यू ग्रेटर देन m1 है तो पुली का रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज होगा, है ना। पुली का रोटेशन आपका कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में केस को सॉल्व कर रहे थे, तो उस समय हम क्या बोलते थे कि यार जो हमारी पुली है ना, वो हमारी मासलेस है। जो पुली है हमारी, वो हमारी मासलेस है, ठीक है। वहां पे हमने मासलेस अज्यूम किया था। क्यों अज्यूम किया था मासलेस? क्योंकि हमें सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ सीखना था। अब यहां पे ये केस नहीं होगा। कोई भी पुली मासलेस कैसे होगी?
आप किसी ना किसी मटेरियल की तो बनेगी, कोई ना कोई शेप तो होगा, तो मासलेस तो हो नहीं सकती। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो पुली है वो मासलेस नहीं है, तो उस केस में आपका लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट इट्स सेंटर इस आई। ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब आप बोलोगे सर आप आई क्यों लेट कर रहे हो? ठीक है, हम इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता पुली का शेप क्या है। पुली हो सकता है डिस्क टाइप की हो, पुली हो सकता है रिंग टाइप की हो, पुली हो सकता है सिलेंड्रिकल हो, है ना, हमें कुछ नहीं मालूम। तो हमने लेट कर लिया कि ये लेट कर लेते हैं कि जो आपकी पुली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इस पुली का रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, m2g और T2, m1g और T1। अब आप बोलोगे सर आपने तो पहले टेंशन एक समान लिया था दोनों में, T1 T2 अब अलग अलग क्यों ले रहे हो? जब फर्स्ट टाइम हमने इसे सॉल्व किया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो आपने बोला था कि अगर स्ट्रिंग सेम रहेगी तो टेंशन सेम रहेगा। स्ट्रिंग सेम रहेगी तो टेंशन सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। कब? जब मेरे पुली का कोई मास ना हो, कोई इफेक्ट नहीं जनरेट कर रहा हो। अब मेरा पुली भी इफेक्ट जनरेट करेगा। अगर पुली का मास है, ठीक है, आप ये चीज समझने की कोशिश करो, किसी भी चीज का अगर मास होगा और उसको आप घुमा रहे हो तो कुछ स्पीड दे रहे हो, कुछ वेलोसिटी दे रहे हो, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा ना वो। जब हम लॉज ऑफ मोशन में ये केस कर रहे थे, हमने बोला पुली हमारी मासलेस है। अब उस समय अगर मासलेस पुली को आप कोई वेलोसिटी दे भी रहे हो तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी नहीं जनरेट कर सकता क्योंकि आपने उसका मास नेग्लिजिबल कर दिया। तो जब काइनेटिक एनर्जी नहीं जनरेट कर सकता तो वो कोई इफेक्ट भी जनरेट नहीं करेगा। लेकिन यहां पे केस बदल गया, अब हम बोल रहे हैं नहीं जी मासलेस नहीं, हमारी पुली का कुछ तो मास है। तो अगर पुली का मास है तो पुली अपना इफेक्ट जनरेट करेगा, जिसके कारण ये जो टेंशन की वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों की बदल जाएगी। अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन का रूल वही रहेगा हमारा कि भैया इधर एक्सेलरेशन ए है और इधर एक्सेलरेशन ए है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, m2g, ठीक है, माइनस T2 इज इक्वल टू m2a। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है आपको। और दूसरे केस में हो जाएगा T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। अब आप बोलोगे सर आपने टेंशन अलग अलग कर दिया तो एक्सेलरेशन सेम क्यों रख रहे हो? एक्सेलरेशन भी अलग अलग करो। एक्सेलरेशन का लेना देना मास के साथ में नहीं है, एक्सेलरेशन का लेना देना है डिस्टेंस ट्रेवल के साथ। तो एक्सेलरेशन के लिए अभी भी हमारा वही लॉजिक फिट होगा कि भैया अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया तो जो ये स्ट्रिंग इन दोनों मास को जोड़ के रखी है, ठीक है, वो सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो या तो वो टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, या स्लैप हो जाएंगी, ढीली पड़ जाएंगी, राइट। इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू को सेम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर सो फार? अभी तक की चीज समझ में आ रही जो मैंने समझाई? सबको फटाफट से एड्रेस करो। अब आता है कि भाई मेरे पास मेरे को T1 T2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन तो दो ही है और एक्सेलरेशन मेरे को 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको ब्रेक करो तो ये लगा T1, यहां से इसको ब्रेक करो तो ये लगा T2। ये सारे काम आप लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हो, आपको अच्छे से आता है। अब ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2 और ये हो गया रेडियस R। ठीक है, अब सेंटर के अबाउट टॉर्क लेंगे हम लोग। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, अभी तक तो हम लोग किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव लेते थे, अब वो काम नहीं करेंगे। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ देखो, आपको पता है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क को आपको पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज वाले को आपको नेगेटिव लेना है, राइट। तो क्या हो जाएगा देखो, अब ये सेंटर, इस डायग्राम को पहले आप बनाओ, एक खाली पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, और सेंटर पे अपने पेन को रखो, ठीक है। तो T2 किस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा T2 वाला फोर्स, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो क्या हो जाएगा देखो, ये T2 इंटू आर, राइट। मैंने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में उसका ऑलरेडी रोटेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन के टॉर्क को हमें पॉजिटिव लेना है। T1 उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये हो जाएगा -T1 इंटू आर। अब ये हो गया नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा के, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, T2 माइनस T1 टाइम्स आर, आर कॉमन ले लो, आई अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई आर, ठीक है। अल्फा क्या है, इसका एंगुलर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन ए है, तो ए क्या होता है, आर इंटू अल्फा, है ना, ये ए है, ये ए है, ये ए से ऊपर जा रहा है, तो और ये अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, इज इक्वल टू आर बाई अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया, ए बाई आर, तो T2 माइनस T1 आपका क्या हो गया, आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तीसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो देखो आपका इक्वेशन क्या बन गया, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, एंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, M2 माइनस M1 टाइम्स G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर टाइम्स ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, M2 माइनस M1 टाइम्स G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस आर बाई आर स्क्वायर। अभी रिसेंटली जो आपका नीट का पेपर आया है, इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, अभी जो हुआ है इस साल का, टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है क्या सबको, कैसे निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन आ गया, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप किसी भी जगह पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आई की वैल्यू क्या होगी, तो देखो आई क्या है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना, आप अच्छे से जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होता है आपका। शेप के हिसाब से आपको शेप बताएगा वो, ये भैया ये स्फीयर है, ये डिस्क है, ठीक है, ये आपका रिंग शेप है, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो आपको शेप के हिसाब से ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चार्ट हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। तो उस शेप के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज, जल्दी फटाफट से बोलो। कितने लोगों को समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया हमने? और टेंशन की वैल्यू अलग अलग क्यों होगी? जल्दी से बताओ कि कैसे कैलकुलेट किया और टेंशन की वैल्यू अलग अलग क्यों होगी? मैं आपको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा खाली बता के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक रॉड है, राइट। इसको मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, इसको सबने नोट कर लिया ना, नोट कर लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आई नो कि तुम्हारे स्कूल में हो चुका है रोटेशन चैप्टर, बट मुझे ये भी पता है कि शायद ये सारी चीजें नहीं कराई गई हैं आपके स्कूल में सारी चीजें, फटाफट बताओ।
कितने लोगों के स्कूल में हो गया और कितने लोगों के स्कूल में ये सारी चीजें कराई गई हैं, फटाफट से बताओ। किसके किसके स्कूल में हो गया ये चैप्टर, हैंड रेस करो। अभी किसी के स्कूल में नहीं हुआ, खाली प्रियांश के उसमें हुआ। प्रियांश करण तो एक ही स्कूल में है ना। तो ये सब करवा रहे हैं, अगर आपको ये चैप्टर अभी चल रहा है तो ये करवाया जा रहा है, ये सब पार्ट आपको 99% तो नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो वहां भी नहीं करोगे, यहां भी नहीं करोगे, तो करोगे क्या फिर? कभी तो करना पड़ेगा। और अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी लेवल अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो अगर ये एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको ये करना जरूरी है। नहीं देखो, जैसे ये क्वेश्चन एक बार मेंस में आया था, आपको बोलता है कि यार एक रॉड है ना, ठीक है, रॉड को इस तरह से खड़ा कर दिया, और खड़ा करके जब छोड़ते हैं तो यहाँ ले लेते हैं, चलो थीटा एंगल पे ले लेते हैं, ये थीटा एंगल नीचे आया, राइट। यहां पहुंच गया ये। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, एक रॉड है, इसका लेंथ ले लो आप एल, राइट। इसका मास ले लो, मास ऑफ रॉड इज एम। आपको बताना है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी जब वो पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी पे पहुंच गए। ठीक है, तो आप देखो, ये फोर्स लग रहा है एम जी। एम जी जो लगेगा वो सेंटर ऑफ मास से लगेगा, यानी ये डिस्टेंस जो होगी वो L/2 होगी। ठीक है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर ये L/2 है तो ये डिस्टेंस हमें लेना है, सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस x है। तो टॉर्क, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, अबाउट पॉइंट O। और O आपका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, O क्या है आपका? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क क्या जनरेट हो जाएगा? mg का mg इंटू एक्स। और डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इसको इधर ही घुमाएगा ना, आपको दिख ही रहा है, ये इधर से इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। है ना। और टॉर्क किसके बराबर होगा आपका? जो गिवन टॉर्क है, टॉर्क किसके बराबर होगा आपका? आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? एम जी, ठीक है, इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा L/2 साइन थीटा। देखो ना, ये आपका ट्रायंगल बनेगा ना, ये एंगल थीटा है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस L/2 है, और ये एक्स है। तो क्या हो गया? एक्स आपको साफ साफ दिख रहा है, एक्स इज L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब देखो यहां पे मामला बहुत क्लियर है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई नहीं रखनी, बल्कि उसकी वैल्यू रखनी है। अब कौन सा शेप दे रहा है आपको? बोल रहा है रॉड है, और किसके अबाउट रोटेट हो रहा है? अपने एंड के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड इज नथिंग बट ml² by 3 इंटू अल्फा। तो ये m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, l की एक पावर कैंसिल हो गई,
तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3g साइन थीटा बाई 2l। समझ में आ रहा है? अभी आया मेंस में 2020 में 3g साइन थीटा बाई 2l, ये मेरी अल्फा की वैल्यू। बहुत सिंपल है, कहीं कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिक्कत क्या है, वहां पे ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये चैप्टर 99% लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है रोटेशन। ठीक है, डेफिनेटली मुश्किल है भाई, मैंने कब बोला आसान है चैप्टर? मैं आपको बता रहा हूं कि मैकेनिक्स के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 25% वेटेज आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मैकेनिक्स होता है, पूरी फिजिक्स का। अगर आप एडवांस की बात करोगे, जेई एडवांस की, तो वहां पे तो आपका 40% मैकेनिक्स है। लेकिन अगर आप मेंस की बात करते हो, नीट की बात करते हो, तो 25% वेटेज मैकेनिक्स का है। और उस 25% का 50%, उस 25 मतलब अगर 25% में 6 क्वेश्चन बन रहे तो 6 में से 3 क्वेश्चन रोटेशन से होंगे। पूरी मैकेनिक्स एक तरफ और रोटेशन अकेला चैप्टर एक तरफ। ये मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि एकदम इजी चैप्टर नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रोटेशन। बट ऑन द अदर हैंड मैं ये बोलूंगा कि इम्पॉसिबल नहीं है, छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि आप देखो, अगर आप इसको एक राउंड भी अच्छे से या 2 राउंड भी अच्छे से करते हो, मान लो 3 में से आप एक क्वेश्चन भी बनाते हो, तो आप बाकी चैप्टर के प्रेशर को कम रखोगे। आप समझने की कोशिश करो ना। अदरवाइज आपके लिए बाकी चैप्टर डू एंड डाई सिचुएशन में आ जाएंगे कि भैया उन्हें तो आप करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रोटेशन तो हमने छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन का चैप्टर छोड़ दिया। वैसी क्लास 12th में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, रोटेशन के बाद दूसरा सबसे टफ चैप्टर जो लोग छोड़ देते हैं। अगेन उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो यार पूरी फिजिक्स में तुम 6 क्वेश्चन अगर छोड़ दे रहे हो, तो बाकी चैप्टर का आपने प्रेशर कितना बढ़ा लिया, ये सोचो। बाकी चैप्टर का आपने प्रेशर बढ़ा लिया, फिर वो तो मतलब डू एंड डाई सिचुएशन हो गई ना, कि वहां पे आपके पास स्कोप ही नहीं बचा छोड़ने का। उसे तो आपको सही करना ही पड़ेगा क्योंकि 6 तो आप ऑलरेडी छोड़ के बैठे हो। तो छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। और मैं बड़े आराम से धीरे धीरे आपको करा रहा हूं, ठीक है। एंड आई नो दिस इज टफ, राउंड 1 में नहीं क्लियर होगा, तो कम से कम 2 राउंड तो आपको लगाना पड़ेगा। एक राउंड मेरे साथ लगा रहे हो, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आज आपको पता होगा पद्म कल कल पद्मश्री अवार्ड बटे हैं। आप कितने लोगों को मालूम है? न्यूज व्यूज सुना है, नहीं सुना है? पद्मश्री अवार्ड बटे हैं कल इंडिया में। एंड फर्स्ट टाइम बहुत से लोगों को मिलता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, किसी गवर्नमेंट ने ये काम किया है। एससी वर्मा जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। एससी वर्मा की किताब आप लोग पढ़ रहे हो, 20 साल से लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ही वॉज जस्ट अ प्रोफेसर, कुछ ऐसा बहुत रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह नहीं है वो, राइट। इज जस्ट अ प्रोफेसर ऑफ आईआईटी कानपुर। और सिर्फ एक किताब लिखी है उन्होंने, राइट। ऐसा कुछ खास काम अगर देखा जाए तो नहीं, बहुत से लोग कर रहे हैं काम ये। बट अगर आप देखोगे तो जितने भी हमारे एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सबको पद्मश्री देते हैं, तो उन लोगों ने भी कुछ ज्यादा खास तो किया नहीं सोसाइटी के लिए। एटलीस्ट वर्मा जी ने फिजिक्स का एक सोचना सिखाया लोगों को, एक नया डायरेक्शन दिया। वो गांव गांव में जाकर के बच्चों को, छोटे बच्चों को, 6, 7, 8 के, इज ए प्रोफेसर ऑफ आईआईटी कानपुर, रिटायर्ड प्रोफेसर। और अब वो गांव में 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं साइंस की इंडिया में, जो बहुत जरूरत है। हमारे इंडिया में साइंटिस्ट अच्छे नहीं होते, सारी चीजें अच्छी होती हैं। हम लोग यूजुअली टीचर्स का, प्रोफेसर्स का मजाक उड़ा देते हैं, और वो एक्टर जो आपके किसी काम नहीं आ रहे उनको हम लोग बैडली फॉलो करते हैं। फर्स्ट टाइम आई एम वेरी हैप्पी कि द गवर्नमेंट टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। इस बार फालतू के एक्टर्स को ना दे करके कुछ अच्छे लोगों को दिया गया।
एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, राइट। और उनकी किताब का एक चैप्टर है रोटेशन, जो अगर आप करना चाहते हो अच्छे से तो उसके क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सो चैप्टर टफ है, मेरे को पता है, इसलिए एक राउंड में नहीं होगा, आप धीरे धीरे करो, ठीक है। मैं आपको चैप्टर वाइज ऐसी भी नहीं करना है, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले तो वो रिकैप करो, एनसीईआरटी करो बेटा पहले, एससी भी बाद में करेंगे, पहले एनसीईआरटी से शुरू करो। और इस चैप्टर से ही पहले मैंने आपको क्या बोला कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के वर्क पावर एनर्जी तक के ग्रेविटेशन सारे एनसीईआरटी खत्म करो पहले, और इसका टारगेट रखो एक हफ्ते का। इतना पढ़ चुके हो इतनी क्लासेस के बाद, तो अब एनसीईआरटी आपसे इजीली बननी चाहिए। और नहीं बन रही तो कोई बात नहीं ना, आप डाउट्स के साथ कम अप करो। आप आओगे, लॉगिन करोगे, पूरी क्लास में चुपचाप बैठे रहोगे, ठीक है ना, चैट पे कुछ बोलोगे ना कुछ, तो क्या मतलब, कोई भगवान थोड़े किसी को समझ में आ जाएगा आपको क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फिर आप देख लो यार अपना, या आपको किसी से बात ही नहीं करनी तो ठीक है, अपना अपना देख लेते हैं। उसके बाद अगर समवे हमसे आके पेरेंट्स अगर पूछ रहे हैं तो आप भी बताओ हम कैसे जवाब दें और क्या जवाब दें, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्यों जवाब दें, राइट। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो वेल एंड गुड फॉर यू। ये चैप्टर है टफ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, तब समझ में आएंगी चीजें। अब देखो यहाँ पे एक चीज, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, ये आपका रॉड था, ठीक है, आपने यहाँ पे हिंज किया। सपोज अब जब हम इसे छोड़ेंगे, राइट, तो ये यहां आ गया, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, यही तो काम कर रहे हैं हम लोग। मैंने बोला जी ये एम जी है, एम जी हमेशा जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और सेंटर ऑफ मास से लगेगा। सेंटर ऑफ मास रॉड का जो होता है एकदम हाफ पे होता है, L/2 पे होता है, ठीक है, तो L/2 पे आ गया ये, राइट। तो हमने क्या बोला कि जी एम जी, और अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस आपका हो गया L/2 साइन थीटा। तो टॉर्क आपका हो गया एम जी इंटू L/2 साइन थीटा, और ये आई अल्फा के बराबर हो गया। रॉड अपने एंड पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बच्चों, ml²/3 हो गया, इंटू अल्फा। तो यहां से हमने कैंसिल किया, इस एल की एक वैल्यू को कैंसिल किया, तो ये आपका आ गया 3g sin θ/2l, ये अल्फा की वैल्यू आई, ठीक है, राइट। कितने लोगों को ये समझ में आया, फटाफट से एंड्रेस करो। अच्छा, कौन कौन अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए रेडी है, अलग इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक छोटा सा चीज पूछूंगा अभी, कौन कॉन्फिडेंट है कि मैं जवाब दे पाऊंगा या पाऊंगी। हाँ डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई, सही गलत इट्स नॉट इंपॉर्टेंट है, चैलेंज लेना जरूरी है। गलत करते करते धीरे धीरे सही हो ही जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा, दिक्कत क्या है, नहीं। आपको ये बताना है ये जो अल्फा हमने निकाला है इसकी डायरेक्शन क्या है, बहुत क्लियर रहना ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपको अल्फा की डायरेक्शन बताना है। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकाला इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भैया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, सब भूल गए हो, सब पढ़ा है हमने ये सब पहले। अरे मान लो अगर इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा है इधर के डायरेक्शन में, तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती है, हाँ मैंने ये सब बताया है ना आपको, ये ध्यान रखो बाबा, ये सब एग्जाम में पूछेंगे आपसे। देखो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन पे अगर मान लो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने आपको क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, अंगूठा आपको बताएगा ओमेगा की डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस k कैप हो जाएगा बाहर की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस।
अगर ये चीज आपकी क्लॉकवाइज हो गई तो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। वही चीज यहाँ पे सेम होगा, जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही अल्फा की डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है भाई, क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन, माइनस के कैप, अल्फा की डायरेक्शन। अब अगर मान लो मैं आपसे ये पूछ दूं, बात समझने की कोशिश करो, बात समझने की कोशिश करो, मैं आपसे पूछूं, मेरे को बताना है आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई ये रॉड गिर रहा है तो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है ना, तो इसका कुछ लीनियर एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा, आर सी एम इंटू अल्फा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कितना है, L/2 है, इंटू अल्फा, अल्फा कितना है आपका 3g sin θ/2l है। तो ये L से L कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का आ गया 3/4g sin θ। ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं मेरे को इस एंड पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, आर इंटू अल्फा, और आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एल के बराबर, तो एल इंटू 3g साइन सॉरी 3g sin θ/2l, तो एल से एल कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2g sin θ। ये भी पूछा गया है सब, एक्सेलरेशन भी आपसे पूछेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। क्लियर है क्या, बोलो। यहां से एक चीज समझ लो कि एक्सेलरेशन इस, जो पॉइंट आपका हिंज है वहां से लेकर के अगर मैं धीरे 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 ऊपर की तरफ जाऊं पूरा एंड तक, तो एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू बदलती रहेगी, लेकिन अल्फा आपका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है क्या, बोलो। इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको जोर मारना पड़ेगा,